हरने को अज्ञान तिमिर प्रभु तुम धरती पर आए। हरने को अज्ञान तिमिर प्रभु तुम धरती पर आए। ज्ञान किया साकार जगत में वेद मूर्ति कहलाए। वेद मूर्ति कहलाए। ज्ञान किया साकार जगत में वेद मूर्ति कहलाए। वेद मूर्ति कहलाए। ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदियं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। पुस्तक के संबंध में कुछ उपयोगी संख्या। रामचरितमानस बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है और उपयोगी भी, किंतु उसकी उपयोगिता का लाभ जनजीवन को मिल नहीं पा रहा है। कई बुद्धिवादी व्यक्ति इस ग्रंथ के कुछ विवादास्पद प्रसंगों को लेकर इतने नाराज हो जाते हैं कि उसके अन्य सभी उपयोगी और निर्विवाद रूप से प्रामाणिक अंश की भी उपेक्षा कर जाते हैं। श्रद्धालु वर्ग में से भी कुछ तो केवल पुण्य कमाने के लिए उसके पाठ तक सीमित रह जाते हैं, कुछ उसके विचार पक्ष में उतरते भी हैं, तो ग्रंथ के एक एक शब्द को प्रामाणिक सिद्ध करने के प्रयास में उन्हीं विवादास्पद प्रसंगों में उलझ कर रह जाते हैं जिनमें आलोचक वर्ग उलझा रह जाता है। उन्हीं गिने चुने विवादास्पद प्रसंगों पर दोनों पक्षों का बौद्धिक दंगल होता रहता है। जनसाधारण उसे देखकर एक कौतुक का मजा भले ले लें, ग्रंथ के वे अंश जिनसे जनजीवन को सही दिशा मिल सके न तो उभारे जाते हैं और न जनता उन्हें समझकर लाभ उठा पाती है। आवश्यकता है ग्रंथ के उपयोगी पक्ष को उभारने की। देश काल एवं पात्र के अनुसार अनेक बातें उचित और अनुचित की परिधि में आती जाती रहती है, अस्तु या तो सभी उचित अथवा सभी अनुचित का मिथ्या आग्रह छोड़कर विवेक पूर्वक उपयोगी तत्वों को उभारने तथा जनजीवन में प्रविष्ट कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ विवादास्पद प्रकरणों में उलझकर ढेरों उपयोगी प्रकरणों के लाभ से वंचित रह जाना कोई समझदारी नहीं। खजाने के कुछ सिक्कों की प्रामाणिकता शेष सिक्कों का उपयोग किया जाए, यही उचित है। इससे खजाने की उपयोगिता घटती नहीं। इसी प्रकार रामचरितमानस के कुछ विवादास्पद प्रसंगों को छोड़कर शेष का लाभ उठाने का उपक्रम किया जाए तो उससे न तो ग्रंथ की उपयोगिता कम होगी और निरर्थक विवाद बढ़ेगा। प्रस्तुत भाग में यही प्रयास किया गया है। विद्वान अपनी विद्वता की घातक जमाने के लिए विवादास्पद प्रसंगों की ही चर्चा करते हैं और पाठक कौतूहल वश उन्हें चर्चाओं को सुनना और पढ़ना चाहते हैं। यह दोनों ही कार्य प्रयासों की सार्थकता घटाने वाले सिद्ध होते हैं। इसे उन चर्चाओं से मुक्त रखा गया है। विवादास्पद प्रसंग ही सब कुछ नहीं है, वे सही हो या गलत, उपयोगी हो या अनुपयोगी, इस पर शंका हो तो रहे, किंतु यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि उन्हें छोड़ देने पर भी ग्रंथ में इतने उपयोगी तत्व इतनी प्रचुर मात्रा में है कि उनके उपयोग से भी वे सभी लाभ उठाए जा सकते हैं जिनके लिए जनजीवन ललायित रहता है और सत्पुरुष प्रयास किया करते हैं। रामचरितमानस प्रगतिशील प्रेरणा उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट करता है। प्रेरणा के अभाव में जीवन की शक्तियां कुंठित सी निष्क्रिय सी पड़ी रहती है। प्रेरणा गलत दिशा में
मिल जाए तो व्यक्ति गलत मार्ग पर ही पूरी ताकत से चल पड़ता है, और यदि सही प्रेरणा मिले तो सही दिशा पकड़ लेता है। प्रेरणा ऐसी हो जो दुर्गति की दिशा में नहीं, प्रगति की दिशा में, सद्गति की दिशा में मनुष्य को ठेल दे। इस दृष्टि से रामचरित प्रेमी महानुभाव स्वयं प्रेरणा पाने के लिए भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, और जनसाधारण तक सद प्रेरणा पहुंचाने के उद्देश्य से भी स्वयं प्रेरणा प्राप्त करने के लिए अध्ययन और चिंतन का सहज क्रम चलाया जाना कठिन नहीं। जनजीवन को प्रेरणा देने के लिए भी इस पुस्तक के आधार पर सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले परिजन थोड़ा सा प्रयास और श्रम करके अपने को तैयार कर सकते हैं। छोटी बड़ी सत्संग गोष्ठियों अथवा सभाओं में इस आधार पर प्रवचन द्वारा श्रोताओं को रामचरितमानस के माध्यम से जीवन उत्कर्ष की दिशा दी जा सकती है। इस तैयारी में निम्नलिखित सुझाव उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध होंगे। पहला, वक्ता ध्यान रखे कि उन्हें विद्वता प्रदर्शन के लिए नहीं, लोगों तक उपयोगी बातें पहुंचाने के लिए ही कुछ बोलना है। स्थानीय परिस्थितियों, श्रोताओं के स्तर और आवश्यकता के अनुसार प्रसंग चुनकर उन्हें सुनाए जा सकते हैं। दूसरा, विवादास्पद प्रसंगों की चर्चा न करें, न होने दें। कोई श्रोता यदि उस प्रकार के प्रश्न करे तो भी उन प्रसंगों को आगे न बढ़ाया जाए। उनसे नम्रतापूर्वक कह दिया जाए कि हम रामायण के हर प्रसंग और हर शब्द को सही सिद्ध करने नहीं आए हैं। रामचरितमानस का अध्ययन हंस वृत्ति से करने का विधान है। हमें जो जीवन उपयोगी मोती इसमें दिख पड़े वह आपके सामने रख दिए। यदि इनसे आप लाभ उठा सके तो हमें प्रसन्नता होगी। जिन प्रसंगों की चर्चा आप चलाना चाहते हैं उनके कारण संभवतः आपके और हमारे जीवन की किसी भी समस्या का समाधान रुका नहीं है। केवल बुद्धि के कौतुक के लिए चर्चा का आग्रह छोड़ सकें तो अच्छा है, अन्यथा जितनी सेवा हमसे हो सकी हमने कर दी। शेष का समाधान किन्हीं मानस मर्मज्ञ से करा लें। ऐसा कहने निरर्थक प्रश्नोत्तरी के चक्कर से सहज ही बचा जा सकेगा। तीसरा, भाषण का क्रम और ढंग भी इसी उद्देश्य के अनुरूप रहे। प्रवचन का भाव यह नहीं रखा जाए कि रामचरितमानस के अमुक बात लिखी है इसलिए ही उसे मान लेना चाहिए, बल्कि यह रखें कि वर्तमान समय में विवेकपूर्ण मार्ग यही है और इस विवेकपूर्ण मार्ग का समर्थन रामचरितमानस में भी मिलता है। चौथा, इस संदर्भ प्रस्तुत सभी प्रसंग जीवन को सद प्रेरणा देने वाले ही हैं, किंतु नए वक्ता निर्वाह नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक भाषण में उस विषय के अंतर्गत पुस्तक में छिपी सभी चौपाइयों दोहों का समावेश संभव नहीं, उनमें से कुछ का ही उपयोग किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि पहले सामान्य व्यवहारिक विषयों पर भाषण तैयार किए जाएं और उनके लिए आवश्यक चौपाइयां उपयुक्त संख्या में निर्धारित कर ली जाएं। पांचवा, युग निर्माण योजना के अंतर्गत कथा आयोजनों के लिए तो कार्यकर्ताओं को कुछ विषयों का निर्धारण करके उन्हीं की तैयारी और उपयोग करना अधिक सुविधाजनक रहेगा। इस दृष्टि से नीचे कुछ विषय तथा उनके संदर्भ दिए जा रहे हैं। परिजन उन्हीं के माध्यम से आयोजनों के सुविधापूर्वक प्रभावशाली भाषण श्रृंखला चला सकेंगे। विषय इस प्रकार है। पहला, राम कथा का उद्देश्य जन कल्याण। दूसरा, धर्म अर्थात कर्तव्य परायणता। तीसरा, कर्म फल की अनिवार्यता। चौथा, संत असंत वेश से नहीं गुण कर्म स्वभाव से। पांचवा, अपने दोष हटाएं, पात्रता बढ़ाएं। छठा, गुण ग्राहक बने। सातवां, ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं। आठवां, दाम्पत्य जीवन की मर्यादाएं। नवा, पारिवारिक शील शिष्टाचार। 10वां, संतान के प्रति दृष्टिकोण और कर्तव्य। 11वां, सामूहिकता सहकार संगठन। 12वां, अनीति के विरुद्ध संघर्ष। यह 12 विषय एक आयोजन श्रृंखला के लिए पर्याप्त है। साप्ताहिक आयोजनों में प्रथम 6 दिन 2-2 भाषणों के
क्रम से 12 भाषण पूरे किए जा सकते हैं। अंतिम दिन पूर्णाहुति के बाद सामान्य सभाएं नहीं होती। यदि हो तो इस भाग के अंत में एक सद्बुद्धि, दूसरा विवेक, तीसरा यज्ञ, चौथा रामपरायण ही नहीं गुण परायण बने संबंधी लेखों के आधार पर भाषण तैयार किए जा सकते हैं। आवश्यकता अथवा सुविधा की दृष्टि से कार्यकर्तागण चाहे तो 12 भाषणों से किन्हीं को हटाकर इन्हें उनके स्थान पर भी रख सकते हैं। इन विषयों पर संतुलित भाषण सुविधा पूर्वक तैयार किए जा सकें, इसके लिए नीचे उनके संदर्भ दिए जा रहे हैं। पहला, राम कथा का उद्देश्य जन कल्याण। इस संदर्भ में पृष्ठ 358 पर एक पूरा लेख प्रकाशित है। समय का ध्यान में रखते हुए इसमें से ही भाषण के प्रसंग चुने जा सकते हैं। दूसरा, धर्म अर्थात कर्तव्य परायणता। इस विषय पर पुस्तक के पृष्ठ 180 से 192 तक के लेख से विषय युक्त का चुनाव किया जा सकता है। तीसरा, कर्मफल की अनिवार्यता। इस भाषण के लिए पृष्ठ 212 से आरंभ लेख कर्म और उसका प्रतिफल का सहारा लिया जाए। चौथा, संत असंत वेश से नहीं गुण कर्म स्वभाव से। संत असंत देव दानव लेख में पृष्ठ 132 से 146 के अंतर्गत पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। पांचवा, अपने दोष हटाएं, पात्रता बढ़ाएं। इस विषय के प्रतिपादन के लिए पृष्ठ 127 से 128 पर मानस रोगों का प्रकरण देखा जाए। मनोविकारों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख इस स्थल पर है। पृष्ठ 129 से 30 पर उनके उपचार के संकेत हैं। आंतरिक शक्तियों के विकास का महत्व तथा उनका स्वरूप समझाने के लिए पृष्ठ 88 पर दिए गए विजय रथ प्रकरण को लिया जाना चाहिए। इतने से यह भाषण पर्याप्त प्रभावशाली बनाया जा सकता है। छठा, गुण ग्राहक बने। पृष्ठ 89 से 114 तक श्री राम, उनके सखाओं और भक्तों के गुणों का उल्लेख किया गया है। उन्हीं में से समय की सीमा के अनुसार प्रसंग चुन लेना चाहिए। सातवां, ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं। पृष्ठ 68 पर इस विषय पर लेख है। ज्ञान और भक्ति परस्पर पूरक अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह तथ्य भाषण में सिद्ध किया जाना चाहिए। आठवां, दाम्पत्य की मर्यादाएं। इस भाषण के लिए पृष्ठ 230 के अंतिम पैराग्राफ से प्रारंभ किया जा सकता है। फिर पृष्ठ 233 तक दाम्पत्य में नारी की उपेक्षा न करने, सम्मान, अधिकार आदि का प्रसंग है। इसी श्रृंखला में पत्नी व्रत वाला प्रकरण पृष्ठ 237 तथा पति पत्नी के अनन्य एकता पृष्ठ 244 के प्रसंग भी जोड़ देने चाहिए। इतने प्रयास से भाषण का गठन सुंदर बन जाएगा। नवा, पारिवारिक शील शिष्टाचार। इस भाषण में बड़ों का छोटों के प्रति, छोटों का बड़ों के प्रति तथा सम्मान अवस्था वालों के परस्पर के शील शिष्टाचार का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके लिए पृष्ठ 275, 283 तथा 253 के लेखों में बच्चों, भाइयों तथा ससुराल पक्ष के शिष्टाचार का उल्लेख है। हर अध्याय में थोड़ी थोड़ी चौपाइयां सुनकर भाषण को परिपूर्ण बना लेना चाहिए। 10वां, संतान के प्रति दृष्टिकोण तथा कर्तव्य। इस प्रसंग में पृष्ठ 261 के लेख संतान की मर्यादा और जिम्मेदारी तथा 278 से प्रारंभ होने वाले लेख से अभिभावकों के कर्तव्य विषयक प्रसंग मिलाकर भाषण का संतुलन बनाया जाना चाहिए। 11वां, सामूहिकता, सहकार एवं संगठन की प्रवृत्ति। इस विषय पर पुस्तक के अंत में विशेष लेख जोड़ा गया है। इसमें से भाषण के लिए पर्याप्त प्रसंग चुने जा सकते हैं। 12वां, अनित्य के विरुद्ध संघर्ष। इस विषय पर एक पूरा लेख पृष्ठ 331 पर है। उसमें से प्रसंग चुनकर समय की अवधि के अनुरूप भाषण तैयार किया जा सकता है। इस भाषणों का क्रम भी इसी प्रकार रखा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत
बदलना पड़े तो कोई हानि नहीं। भाषण के लिए दोहे, चौपाई आदि का निर्धारण करते समय यह बात भी ध्यान में रखें। पहला, दोहे चौपाई यदि याद किए जा सके तो सबसे अच्छा है। यदि याद न किए जा सके तो उन्हें बार बार पढ़कर यह स्थिति प्राप्त कर लेना चाहिए कि थोड़े संकेत से उन्हें बोला जा सके। ऐसा होने से भाषण के बीच मोटे अक्षरों में नोट की हुई चौपाइयाँ सामने रखकर उन पर निगाह डालते हुए सुविधापूर्वक प्रभावशाली ढंग से भाषण किया जा सकता है। निर्दिष्ट चौपाइयों में से जो अपनी स्मृति के समीप हो उन्हें चुनाव में प्राथमिकता दें, परंतु ध्यान रखें कि जो चौपाइयाँ पहले से याद उन्हें विषय में जबरदस्ती ठूंसा न जाए। ऐसा करने से सारा विषय की लड़खड़ा जाएंगे। दूसरा, जिन चौपाइयों को भाषण में स्थान दें उनसे संबंधित कथा प्रसंग की जानकारी वक्ता को होनी चाहिए। इससे भाषण में निखार आता है। हर चौपाई या दोहे के आगे पीछे के घटनाक्रम का संकेत देकर श्रोताओं को यह बतलाना चाहिए कि यह बात किन परिस्थितियों में कही गई है। इन टिप्पणियों को अनावश्यक रूप से लंबा न किया जाए, परंतु इतना संक्षिप्त भी न रखा जाए कि सामान्य श्रोता उन्हें समझ ही न सके। तीसरा, भाषण में कितने दोहे चौपाइयों को स्थान दिया जाए इसका निर्णय समय की अवधि तथा व्याख्या करने की अपनी क्षमता पर ध्यान रखकर किया जाए। जो वक्ता रोचक ढंग से व्याख्या अधिक कर सकते हैं वे कम चौपाइयों से भी काम चला सकते हैं, किंतु जो अधिक व्याख्या नहीं कर सकते उन्हें अधिक संख्या में दोहे चौपाइयों तथा कथा प्रसंगों का उपयोग करना चाहिए। चौथा, ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य जनता तक सही विचार पहुंचाना तथा दिशा निर्देश देना है। रोचक उसे बनाया जा सके तो प्रसन्नता की बात है, किंतु रोचकता के प्रयास में मूल विषय अस्त व्यस्त न हो जाए, यह बात स्मरणीय है। प्राथमिकता उद्देश्य को दी जाए, रोचकता को नहीं। इन संकेतों के आधार पर रामचरितमानस का उपयोग करके विचारशील एवं भावना संपन्न व्यक्ति स्वयं भी उल्लेखनीय लाभ उठा सकेंगे, समाज का हित साधन कर सकेंगे तथा रामचरितमानस तथा मानसकार के प्रति सार्थक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।